यूपीएससी की 2022 की तैयारी चल रही थी, तो मैंने लास्ट 67 डेज का प्लानिंग किया था। और उस 67 डेज को मैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट 67 डेज मानता हूँ, क्योंकि मैंने उस 67 डेज में मतलब सारी चीज़ों को मैंने छोड़ करके वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी थी। उस क्रम में मेरे पिताजी का तबीयत भी बहुत खराब हुआ, वो दिल्ली आए, चेकअप के लिए आए, मैं उनसे नहीं मिल पाया। उस 19 दिन में सर मैंने पहले 4 से 5 दिन मुझे अब्राहम लिंकन का वो कोट बहुत अच्छे से मैं उसको फॉलो करता हूँ कि अगर मुझे किसी भी पेड़ को काटने का मौका दिया जाए तो मैं 10 घंटे, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 4 घंटे या 5 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा। तो सर मैंने 4 से 5 दिन पिछले 20 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किया। और मेरा मूल मंत्र रहा है कि फोकस ऑन द फोकस एरियाज ऑफ द फोकस सब्जेक्ट। मुझे पता था कि 10 से 11 हजार बच्चे मेंस देंगे, तो उसमें मैं अपने आप को अलग कैसे दिखाऊं। ये मेरा हमेशा से वो प्रयास रहा कि डे 1 से कि मुझे अलग दिखाना है। एक क्वेश्चन को तैयार करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लिया। मौर्य काल को ही तैयार करने में मैंने देख लिया कि ये 3 से 4 नोट्स बाजार में अवेलेबल है। वो 3 से 4 नोट्स का मैंने मतलब जो बेस्ट पॉइंट हो सकता है, मैंने किसी का इंट्रो नहीं लिया, क्योंकि इंट्रो अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो फिर क्या होगा। इंट्रो मेरा सर वो मैंने हर क्वेश्चन में इंट्रो मेरा खुद का बनाया हुआ रहता था। तो मेरा मौर्य काल में मैंने इंट्रो दिया हुआ था कि हाल ही में चीन के सुदूरवर्ती शिनजियांग प्रांत में मौर्य काल के 25 स्तंभों की जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने की है, तो जिसके कारण से मौर्य काल की चर्चा अभी काफी विद्यमान है। तो ये सर एक करंट हो गया, और इस तरह के जल्दी इंट्रो नहीं देखे जाते। क्वेश्चन से जितने भी तरह के डायमेंशन हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, उस आइडेंटिफाई को अपने स्तर पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए उसको। जैसे शिक्षा समिति पे आ गया, तो अगर कस्तूरी रंगन सर का अगर कुछ कोट्स है उससे आप इंट्रो स्टार्ट करिए, वो आपका बहुत ही प्रभावी साबित होगा। तो आपको हर क्वेश्चन कुछ अलग लिखना है, हर क्वेश्चन आपको कुछ मतलब इंटरव्यू में बहुत हद तक से अलग फैक्टर है कि आपका किस बोर्ड पे पढ़ा है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मुख्यतः मुझसे ग्रेजुएशन से ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुख्यतः मुझसे अब मेरे पोस्ट प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ही का चैनल मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो जब आपने बताया कि अब बस कुछ ही क्षणों में रिजल्ट आ रहा है और जब तक ये हो सकता है कि यह वीडियो अपलोड होगी तब तक रिजल्ट आ भी सकता है, तो जब मैंने वो देखा तो सर थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस हुआ थोड़ा सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं सिविल सेवा का परिणाम घोषित किया गया। 799 कैंडिडेट्स अफसर बने हैं और हमारे साथ हैं बांका के अमित ठाकुर, 119वां रैंक प्राप्त किए हैं और जो म्युनिसिपल कार्यपालक पदाधिकारी होता है उस पद पर चयनित हुए हैं। हमसे अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अमित जी, आपको अपने इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप चयनित हुए। सबसे पहले आपसे प्रश्न, किनको आप ये अपने चयन में, जो एक होता है कि बहुत लोगों का सहयोग होता है, किसे आप मानेंगे, किनका सहयोग जो है, किनके आशीर्वाद से आप ये चयन प्राप्त हुआ है इनका आपको? सबसे पहले धन्यवाद सर आपको। और मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी सफलता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है उसमें। तो इस सफलता में सर सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देव देवादिदेव महादेव बाबा बैद्यनाथ को ये सफलता समर्पित करता हूँ। उनके आशीर्वाद से ही ये सफलता मुझे प्राप्त हुई है। और जो इस जगत के लोग हैं, जैसे कि मेरे माता पिता, उनकी बहुत बहुत मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत से ज्यादा उनकी मेहनत का ये परिणाम प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ जब मैं दिल्ली में रहता था, अभी दिल्ली में रह के पढ़ाई किया था, तो वहाँ पे मेरे रिश्तेदार, विशेषकर मेरी कल्याणी मौसी और उनके सभी परिवारजन, वहाँ पे जो मेरी बहनें हैं, फिर मामा हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ देवघर के जो कुछ विशेष शिक्षक जो मेरे साथ हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करी, चाहे वो टीटी सर हों, संजीव सर हों, उनका योगदान, और कुछ विशेष दोस्तों का योगदान जिन्होंने मुझे हर संभव तरीके से मदद पहुंचाया। मेंस के क्रम में मुझे 2 दोस्तों को विशेष करके मैं योगदान देना चाहूँगा, निखिल और विक्रम, क्योंकि उन्होंने मैं जहाँ पे रहता था तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने यहाँ पे मुझे 2 महीने के लिए बोला कि आप यहाँ पे रहिए, ताकि आप यहाँ से तुरंत लाइब्रेरी 24 घंटा आप जा सकते हैं। उन्होंने, मेरा काम वहाँ पे उस समय सिर्फ यही होता था कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ, और जब खाना बन जाता था वो बोलते थे कि भैया खाना बन गया, आप आ जाओ। तो मैं बस खाना खाता था फिर लाइब्रेरी, खाना खाता था फिर लाइब्रेरी। तो उन दोनों, मुझे लग रहा है कि उन लोग का बहुत योगदान है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे दोस्तों का योगदान रहा है। चलिए, आपका बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप एक एक लोगों के बारे में बताएं और उनका आप शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको सहयोग किया।
जरा अपने बारे में बताएं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कहाँ से आप पढ़ाई किए, फिलहाल अभी क्या चल रहा है? सर मेरा ये प्रथम प्रयास था बीपीएससी में। अच्छा, और पहला प्रयास था। जी सर, मेरा ये पहला प्रयास था। और मैं विशेष बांका का रहने वाला हूँ, बांका जिले में। और चूंकि मेरे पापा पुजारी हैं, तो वो अच्छा। देवघर में उस समय कुछ वर्ष पहले आप बसे, तो यहाँ पर ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और कुछ शिक्षा बांका में भी हुई है। और मैं 3 साल पहले दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करने चला गया, और वहाँ पे रह करके ही मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, और उसी के क्रम में मुझे यह सफलता प्राप्त हुई है। चलिए, ये तो बड़ा ही अच्छी बात है, आश्चर्य की बात है। आपके पिताजी आजीविका के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए देवघर गए, और फिर आपको इस सिविल सेवा में जाने का कहाँ से ये हुआ कि पिताजी जो थे अध्यात्म से जुड़े थे और आप सिविल सेवा में आए? इसके बारे में कुछ बताएं। आपके पिताजी को का सपना था कि सिविल सेवा में जाएं, या आपका अपना सपना हुआ, या किसी रिश्तेदार दोस्त के इंस्पिरेशन से आप आए इसमें? सर मेरा जहाँ तक मानना है कि 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव जब हुआ था, तो उसमें मुझे भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से देवघर जिले का हम्म। डिस्ट्रिक्ट आइकन चुना गया था, एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत। तो उस अच्छा, समय अच्छा। सर मुझे उस समय यस सर, उस समय मुझे फिर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ सर संवाद करने का, बात करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और जब मैंने सर उनकी कार्यशैली को देखा, समझा, जाना, तो मुझे सर एक स्वाभाविक रुझान इसकी ओर बढ़ता चला गया। और इस कारण से मैंने तभी यह ठान लिया था कि मुझे इसी सेवा में आना है। और जैसे लोगों का सपना होता है सर कि अपने स्टार क्रिकेटर से मिलना, स्टार एक्टर से मिलना, तो मेरे लिए अगर कोई अगर डीएम मिल जाता तो वही मेरे लिए स्टार हो जाता था। मुझे अगर 24 घंटे 48 घंटे भी अगर खाना पीना छोड़ करके बस मुझे प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बस मिलने का मौका या कार्य करने का मौका मिल जाता है, तो मतलब मेरा यही सपना है कि अगर मुझे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ये सभी काम मुझे करने को मिले, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। और आंशिक रूप से मुझे यह सफलता प्राप्त हो गई है। आंशिक रूप से यही मेरा प्रश्न था कि अभी जो आप प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी में देखा जाए तो हम लोग के बीच में यही चलता है कि या तो आप डीएसपी हैं, एसडीएम हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो आगे का प्लानिंग अब क्या है आपका? जी सर, मेरा सर मतलब सपना है बिल्कुल कि डीएम बनने का है। किसी जिले में जा कर के उस जिले की तस्वीर को बदलने का मेरा एक सपना है। तो उसी के क्रम में मुझे एक आंशिक सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन मुझे आगे अभी उसकी ओर मुझे जाना है सर। वो मेरा तब जा कर के मुझे अभी सर बहुत सारे लोग, सभी लोग खुश हैं, मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग खुश हैं, लेकिन हाँ, मेरे अंदर वो एक अभी कसक बाकी है सर। कसक बाकी है। आते हैं अब आपके पढ़ाई लिखाई पर। सब्जेक्ट क्या था आपका? माध्यम कौन सा था? इसके बारे में जरा बताएं। सर मेरा माध्यम हिंदी माध्यम रहा है, और ऑप्शनल हम्म। सब्जेक्ट मेरा हिंदी भाषा एवं साहित्य रहा है। अच्छा, हिंदी भाषा एवं साहित्य रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप 67वीं, जो जो एग्जाम जो आप क्लियर किए हैं, आपको पता होगा बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला ये परीक्षा रहा। एक तो उतार चढ़ाव देखें तो सबसे अधिक अभी तक के इतिहास में कट ऑफ गया, 113 कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का पीटी में। तो तैयारी आपकी कैसी रही कि आप पहले ही अटेम्प्ट में 113 को पार कर लिए? कहाँ से तैयारी किए, क्या स्ट्रेटजी बनाए पीटी को लेकर, आप जरा इसको बताएं। सर मेरा जहाँ तक मानना है कि यूपीएससी की पढ़ाई का सर ये मुझे बाय प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। मैं इसको कहने हम्म। में कोई संकोच महसूस नहीं करता हूँ। जब मैंने 2022 हम्म। का यूपीएससी का मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर के, एक संयोग है सर, मैं ये संयोग मानता हूँ, ऐसा नहीं कि सफलता प्राप्त होने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, संयोग है सर कि मैंने मतलब जब यूपीएससी की 2022 की तैयारी चल रही थी, तो मैंने लास्ट 67 डेज का प्लानिंग किया था। और हम्म। उस 67 डेज को मैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट 67 डेज मानता हूँ, क्योंकि मैंने उस 67 डेज में मतलब सारी चीज़ों को मैंने छोड़ करके वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी थी। उस क्रम में मेरे पिताजी का तबीयत भी बहुत खराब हुआ, वो दिल्ली आए, चेकअप के लिए आए, मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे लोगों का अच्छा। बातें भी सुनने मिली, लेकिन उसमें मुझे कुछ 2 से 3 मार्क्स से मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यह संयोग देखिए सर, 67 डेज का वो मुझे परिणाम 67th बीपीएससी में मिला है। तो एक संयोग है हम्म। सर वो उसमें। तो प्री में सर वो मुझे लग रहा है कि, और मैंने जब मैं ये प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं काफ़ी टूट गया था, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी सर। तो उसके हम्म। बाद मुझे 2023 का यूपीएससी देखना था, तो मैं उसी की तैयारी में फिर से लग गया। तो लेकिन
मैं बताता हूँ सर कि 30 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला था। 10 सितंबर को तक मैं श्योर नहीं था कि मुझे बीपीएससी देना है प्रीलिम्स। तो हम्म, मेरे घर वाले को जब ये पता चला कि मैं सिर्फ बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तैयारी करो, मेरे लिए ही तैयारी हम्म, करो लेकिन करो। तो मैंने सर, जब मेरे पास केवल 19 दिन बचे हुए थे, तो 19 दिन में हम्म, मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए इसमें पूरी तरह से जान झोंक देता हूँ अब। हम्म, उस 19 दिन में सर मैंने पहले 4 से 5 दिन, मैं मुझे अब्राहम लिंकन का वो कोट बहुत अच्छे से मैं उसको फॉलो करता हूँ कि अगर मुझे किसी भी पेड़ को काटने का मौका दिया जाए, तो मैं 10 घंटे, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 4 घंटे या 5 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा। तो सर मैंने हम्म, 4 से 5 दिन पिछले 20 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किया। और मेरा मूल मंत्र रहा है कि फोकस ऑन द फोकस एरियाज ऑफ द फोकस सब्जेक्ट। इस रणनीति के साथ मैं सर आगे बढ़ता चला गया। इम्तियाज अहमद की बुक है, काफी मतलब बहुत पेज हैं उसमें, लेकिन मैंने उसमें हम्म, बहुत ही अपने काम के लिए जिस तरह के क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, बस मैंने उन्हीं को चुना। हम्म, और संयोग देखिए सर कि वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। तो मैंने बहुत ही मेटिकुलसली आइडेंटिफाई किया कि किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मैंने उस पर वर्क किया और 10 दिन मैंने बस केवल उस पर वर्क किया जो मेरे वीकनेस रहे हैं। स्ट्रेंथ मेरी सर हिस्ट्री रही है, साइंस रही है, फिर पॉलिटी की सब्जेक्ट मेरी रही है, मैथ्स की मेरी सर ये सभी स्ट्रेंथ रही है। तो उन सभी वो सभी मुझे पता था कि वो सभी मैं कर ले जाऊंगा। जो मेरी वीकनेस थी कि बिहार स्पेशल करना, करंट अफेयर करना, तो मैंने 10 दिन सर केवल उन्हीं चीजों को पढ़ाई करा और लास्ट में सर एक रिवीजन करके मैं चला गया। और मुझे सर हम्म। अच्छा 114 नंबर का उसमें फल मिला था। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, कहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप कहाँ से की? सर ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के साथ यहीं देवघर में ही किया हूँ। तो वो मेरा हम्म। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। अच्छा, चलिए मेंस पे आते हैं अब। मेंस जो है बीपीएससी का काफी कुछ परिवर्तन हुआ। परीक्षा से पहले पैटर्न बदल दिया गया प्रश्न पूछने का। कैसे आप तैयारी किए उसको लेकर, स्टडी मटेरियल आपका क्या था उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि जीएस का जो है वो काफी वेरिएशन रहता है बीपीएससी के दोनों पेपरों में, तो उसके लिए कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाया, बुक लिस्ट क्या है उसके बारे में जरा बताएं। जी सर, जब मुझे जब मैंने अपना मार्क्स चेक किया था प्रीलिम्स का, तो मुझे लगा कि मेरा ये प्रीलिम्स हो जाएगा। तो मैं उसके बाद से ही तुरंत मैं मेंस के लिए लग गया। और मेंस को लेकर के मैंने ध्यान रखा था कि चूंकि सर बहुत सारे मतलब मुझे पता था कि 10 से 11 हजार बच्चे मेंस देंगे, तो उसमें मैं हम्म, अपने आप को अलग कैसे दिखाऊं। ये मेरा हम्म, हमेशा से वो प्रयास रहा कि डे वन से कि मैं मुझे अलग दिखाना है, हर आंसर मेरा अलग होना चाहिए। चाहे मैं किसी भी तरीके से करूं, मुझे अलग दिखाने हैं प्रत्येक आंसर को मेरे। तो सर उसी प्रयास में मैंने क्या किया कि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को, मान लीजिए मुझे, चूंकि मुझे वहां पे मेंस की तैयारी करनी थी और स्पेसिफिक मुझे बिहार को लेकर के मेंस की तैयारी करनी थी, जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं था। तो मैंने पहले सिलेबस को देखा, उसके बाद उसके टॉपिक्स को देखा और एरियाज को देखा, फोकस एरियाज को वहां पर भी कि सर कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस अभी तक बने हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकते हैं। उन दोनों हम्म, चीजों को मैं देखते हुए फिर उसके बाद सर मैंने जो भी उस समय के मटेरियल थे बाजार के, मैंने सर क्या किया कि एक क्वेश्चन को तैयार करने में मैं 2 से 3 घंटे लेता था। क्योंकि हम्म, मेरे पास, मैं ये श्योर था कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, तो मैंने एक क्वेश्चन को तैयार करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लिया। मौर्य काल को ही तैयार करने में मैंने देख लिया कि ये 3 से 4 नोट्स बाजार में अवेलेबल है। वो 3 से 4 नोट्स का मैंने मतलब जो बेस्ट पॉइंट हो सकता है, कि मैंने किसी का इंट्रो नहीं लिया, क्योंकि इंट्रो अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो फिर क्या होगा। इंट्रो मेरा सर वो, मैंने हर क्वेश्चन में इंट्रो मेरा खुद का बनाया हुआ रहता था। या फिर न्यूज़पेपर से अगर मौर्य काल की मैं बात करूं सर, तो मेरा मौर्य काल में मैंने इंट्रो दिया हुआ था कि हाल ही में चीन के सुदूरवर्ती शिनजियांग प्रांत में मौर्य काल के 25 स्तंभों की जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने की है। तो जिसके कारण से मौर्य काल की चर्चा अभी काफी विद्यमान है। तो ये सर एक करंट हो गया और इस तरह के जल्दी इंट्रो नहीं देखे जाते। तो मैंने हम्म, हमेशा ये कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ अलग दिखा जाए। और अभी जब कल मेंस का इवेलुएटेड कॉपी आया है, तो हम्म, मुझे उसमें लग रहा है कि मैंने जो कुछ अलग किया तो उसका मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है। तो अच्छा, मेरे अनुसार से सर कि मैंने हर क्वेश्चन में, और मैं अपने जो दोस्त हैं, साथी दोस्त हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप ऐसी तैयारी करें जो 69 के मेंस दे रहे हैं, कि हर क्वेश्चन आपका अलग लगे, हर क्वेश्चन के हर टॉपिक हर। और जैसे मैंने मार्किंग भी देखा सर, मैंने मार्किंग देखा है कि वो लोग इंट्रो को, उसके बाद साथ ही साथ आपके बॉडी पार्ट्स में सर जितने भी क्वेश्चंस के डायमेंशंस हैं, एक एक डायमेंशन, पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स, चैलेंजेस, जितनी भी तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं क्वेश्चंस के, जितने भी तरह के डायमेंशंस हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, उस आइडेंटिफाई को अपने स्तर पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए उसको।
आप 5 ही पॉइंट लिखें, लेकिन वो 5 पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट हो, और कोशिश करिए वो पॉइंट को प्रायोरिटी वाइज में सेट करें कि हमारा पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको पहले लिखें, फिर उसके बाद उसके हायरार्की ऑर्डर में उसको फिर नीचे करते चलें। तो मेरा सुझाव रहेगा उन लोगों को कि आप कोशिश करिए कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को, जो भी आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले। उसके बाद हर क्वेश्चन को 2 से 3 सोर्स में, अगर आपके पास समय है तो, मेरे पास समय था क्योंकि मैं श्योर था कि आ जाना चाहिए मेरा मेंस। तो जब मैं श्योर था तो मैंने हर क्वेश्चन को बहुत ही 2 से 3 घंटे का टाइम दे करके, और मेरा था कि ये प्रेजेंटेशन भी मैं हर क्वेश्चन में, मेरा 8 क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है तो 8 क्वेश्चन का मैंने प्रेजेंटेशन अलग-अलग होना चाहिए। किसी में मैं फ्लो चार्ट का यूज़ करूँगा, किसी में डायग्राम का यूज़ करूँगा, किसी में मैप का यूज़ करूँगा, किसी में मैं अलग तरीके से पूरी तरह से पैराग्राफ में लिखूँगा। तो हर क्वेश्चन में अलग-अलग, और अभी आप सर जानते भी हैं कि हर क्वेश्चन अलग-अलग टीचर चेक कर रहे हैं। तो वो अगर मैं सर नॉर्मल लिखूँगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मुझे मेंस में सर अच्छा मार्क्स मिला है, 174 अगर मैं बताना चाहूँ, तो जीएस 1 में मुझे 174 का मिला है, जीएस 2 में 133 भी मिला है, और हिंदी ऑप्शनल में सर मुझे 206 का मार्क्स मिला है। हिंदी ऑप्शनल में अच्छा। सर अभी तो इसका रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी ऑप्शनल में सर नॉर्मल जो नोट्स होते हैं, उससे हट करके मैंने राज्यसभा टीवी, जैसे मुझे कविता तैयार करना है, तो मैंने राज्यसभा टीवी पे उनके 4 से 5 अलग-अलग तरीके से उनके ऊपर जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या बोला है, और सारे जो भाषाविद हैं उन्होंने क्या बोला है, मैं उनका कोट करता था, उनका नोट्स मैं अपना लिखता था, और उससे मैं इंट्रो स्टार्ट करता था, जिसके कारण से मुझे सर 38 नंबर, 37 नंबर, 36 नंबर 50 में मिले हैं। तो मैं जीएस अच्छा। 1-2 के लोगों को बोलूँगा कि आप राज्यसभा टीवी से कोई भी टॉपिक हो, राज्यसभा टीवी पे जो भी आते हैं, जो शिक्षाविद आते हैं, जैसे शिक्षा समिति पे आ गया, तो अगर कस्तूरी रंगन सर का अगर कुछ कोट्स है, उससे आप इंट्रो स्टार्ट करिए। वो आपका बहुत ही प्रभावी साबित होगा। तो आपको हर क्वेश्चन कुछ अलग लिखना है। हर क्वेश्चन आपको कुछ मतलब अपना कुछ इनपुट डालना है। आपको लगे कि हाँ, अगर मेरा साथी कोई लिख रहा है, तो उससे मेरा अलग आना ही चाहिए, चाहे किसी भी रूप में लिखूँ। चाहे वो मेरा खुद का इनपुट हो, चाहे किसी भाषाविद, शिक्षाविद, विद्वान लोग हैं, उनका क्या है, उससे स्टार्ट करूँ, लेकिन अलग होना चाहिए। और लास्ट में सर मैं बोलूँगा, मैंने जो कॉपी से देखा, तो निष्कर्ष में बहुत मार्क्स मिल रहे हैं सर। वो 2 नंबर, 4 नंबर इस तरह से करके वो पॉइंटिंग कर रहे हैं। तो निष्कर्ष बिल्कुल आप ऑप्टिमिस्टिक वे में, पॉजिटिव वे में ज़रूर लिखें। कुछ भी लिखें, लेकिन इन दोनों को तत्वों का समावेशन करते हुए आप ज़रूर लिखें। वो लास्ट पॉइंट आपका 2 से 3 नंबर का ऐड करते चला जाएगा हर क्वेश्चन में। और वो 8 क्वेश्चन में अगर आपका मान लीजिए 2 नंबर भी एवरेज अगर आपको ऐड कर रहा है, तो 15-16 नंबर होते हैं सर। और 15-16 नंबर एक पेपर में, और दोनों पेपर को मिला दे तो 32 नंबर। 32 नंबर सर रैंक ऊपर-नीचे करने के लिए, फिर मेरिट में आने के लिए बहुत है। अच्छा, आपने बात किया राज्यसभा टीवी का, तो क्या मानते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन जो ही पढ़ाई का जो तकनीक आया है, उसे आप कितना कामयाब मानते हैं? क्या कितना आपने उससे सहारा लिया? और कितना आप देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई का तरीका है और ऑनलाइन जो पढ़ाई का तरीका है, उसमें आप किसे बेस्ट मानते हैं? दोनों को आप क्या कहें, दोनों में आप एक को पसंद करते हैं, या एक में अपनी सहमति देते हैं, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन जो कहा जाए ना, सामंजस्य बैठाकर तैयारी करना, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सर मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी, चाहे आप कुछ भी आप करें, मेरे अनुसार से मैं बुद्ध के मध्यम मार्ग को बहुत फ़ॉलो करता हूँ। हुँ, तो मेरे अनुसार से अगर आप केवल तकनीक के आंसर आप लिखोगे, जैसे कि मान लीजिए कि बाढ़ वाला क्वेश्चन में मैंने था कि तकनीक का कैसे हम कर सकते हैं, तो मैंने चाइना का मॉडल, जापान का मॉडल, नीदरलैंड का मॉडल, ये तीनों मॉडल मैंने दिखाए। वो मैंने यूट्यूब से सर्च करके, गूगल से सर्च करके लिखे थे। लेकिन ये तो तकनीक का एक पक्ष हो गया। लेकिन मुझे शुरुआती स्तर पे मुझे दिखाना होगा ना सर कि बाढ़ कितने एरिया में आते हैं, क्या उसका अभी क्षति होता है, तो वो सभी तो स्टैटिक चीज़ें हैं, वो सभी मुझे तो स्टैटिक चीज़ों से ही मिलेगी, पुस्तकों से ही मिलेगी, कुछ स्टडी मटेरियल से ही मिलेगी। तो अगर मैं बाढ़ वाले क्वेश्चन से अगर रेफरेंस करूँ, तो मुझे पहले दिखाना होगा कारण क्या है, क्या इसका परिणाम है, ये सभी चीज़ें, किस तरीके से इसका प्रभाव होता है। तो ये सभी चीज़ें सिर्फ़ पुस्तकों से मुझे मिल जाएगी, और तकनीक से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जो मुझे अलग लिखना है सर, तो मैं यूट्यूब का, गूगल का सर्च कर लूँगा। तो दोनों के तत्वों के समावेशन से जब आप आंसर अपने आप को मेंटेन करोगे, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। निस्संदेह आपको अलग, दूसरे से अलग मिलेगा। मैंने अपने देखे भी हैं आंसर बाढ़ वाले क्वेश्चन में। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ सर। मैंने जब देखे कि मैंने बाढ़ वाले एग्ज़ाम, दूसरे बच्चों से मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने नीदरलैंड, जापान, चाइना, इन तीनों का मॉडल मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। तो ये सभी चीज़ें सर तकनीक के उपयोग से ही आएगी आपके पास। तो दोनों का आप अच्छे से उपयोग करें अपने सोच समझ के, विवेक के आधार पर, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी सर। सोशल मीडिया पर आप हैं कि नहीं? हैं तो कितने देर एक्टिव रहते हैं? सर अभी तो
आप जानते हैं कि अभी चूंकि सफलता के बाद की दौर है, तो इसमें अभी मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नहीं, पढ़ाई के कुछ दौरान। पढ़ाई के दौरान सर इसको मैं बहुत ही लिमिटेड यूज़ करता था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही लिमिटेड, मैं बोलूँगा कि कई बार मैं उसको बंद भी कर देता था, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बंद कर देता था, क्योंकि उसको मुझे वो हेल्प नहीं लगता था। लेकिन हाँ, अगर लगता था कि कोई ग्रुप में मुझे वो हेल्प मिल जाएगा और उसमें वो व्हाट्सएप का जुड़ना थोड़ा-सा अनिवार्य है हम्म। या फिर वो हेल्प मिल सकता है, तो मैं जुड़ने में उसमें कुछ संकोच महसूस नहीं करता था। जहाँ से जो चीज़ें हेल्प के लिए अगर मुझे मिलेगी कि हाँ, उससे मेरा पॉज़िटिव कुछ चीज़ें मिल रही है, तो मैं उसमें जुड़ जाता हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ें मेरे लिए टाइम पास की है या फिर ये मेरे डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकती है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ सर। इंटरव्यू के बारे में बताएं, इंटरव्यू कैसा रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, किस दिन था आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू 16 अक्टूबर को था, सोमवार का दिन था, तो दीप्ति मैम का बोर्ड था मेरा इंटरव्यू और महादेव का मुख्यतः दिन भी था। महादेव का दिन था। जब सर मैं एक बताता हूँ, जब जिस दिन रिजल्ट का ये आया था कि इस दिन इंटरव्यू इन लोगों का है, तो जब मैंने देखा कि ये महादेव का दिन है, तो मैं सर मतलब एक अंदर में वाइब्स आती है कि चलो हो गया है। मैं ये भी नहीं देखा कि क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं बोला चलो हो गया इस बार। और मुझे सर उन पे बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, उनका हम्म। आशीर्वाद है सर। खैर, तो महादेव इंटरव्यू का के आशीर्वाद दिन सबको जरूरत भी है। महादेव के बिल्कुल, आशीर्वाद बिल्कुल। के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। सर किस्मत है ना सर, मेंस का आंसर हम्म। आपका आठों आप मुझे सर मैं बताता हूँ, जिसमें मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा लिखा है, उसमें मुझे थोड़ा कम मिले हैं। इसमें मुझे लगा कि मैंने एवरेज एवरेज लिखा है, उसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो ये तो एक किस्मत का पार्ट है सर। हम्म। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि इंटरव्यू में बहुत बहुत हद तक सर लक फैक्टर है कि आपका किस बोर्ड पे पड़ा है, किस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मुख्यतः मुझसे ग्रेजुएशन से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हम्म। करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुख्यतः मुझसे मेरे पोस्ट प्रेफ़रेंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। शिक्षा को लेकर के मेरा सेकंड प्रेफ़रेंस जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में था, बिहार एजुकेशन हम्म। सर्विस, और थर्ड प्रेफ़रेंस था एमईओ। तो हम्म। इन्हीं दोनों के ऊपर क्वेश्चन्स रिवॉल्व हुए। उसके बाद हिंदी साहित्य के ऊपर कुछ क्वेश्चन्स पूछे गए, हॉबी पूछे गए, डायरी राइटिंग पे पूछे गए, क्रिकेट पे पूछे गए। तो इस तरीके से रहा, 13 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था और हम्म। अच्छा रहा था इंटरव्यू। अच्छा, और हॉबी से भी रिलेटेड क्वेश्चन, क्रिकेट आपका हॉबी है क्या? जी सर, क्रिकेट मेरा हॉबी है, तो उन्होंने पूछा था कि क्रिकेट में कितने तरह के नो बॉल्स होते हैं? अच्छा। चलिए, अब अंतिम में इसमें आते हैं कि रिजल्ट कहाँ थे, तो आपका रिजल्ट आया और आप देखें या कोई देख कर बताया आपको, कैसा लगा उस समय का फीलिंग जरा बताइएगा। सर जब आप ही का चैनल मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो जब आपने बताया कि अब बस कुछ ही क्षणों में रिजल्ट आ रहा है और जब तक हो सकता है कि यह वीडियो अपलोड होगी तब तक रिजल्ट आ भी सकता है, तो जब मैंने वो देखा तो सर थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेस हुआ थोड़ा-सा। तो मैं मम्मी को बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर पे मंदिर है। मैंने बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें होंगी मैं महादेव की शरण में जा रहा हूँ और वहीं पर मैं रिजल्ट देखूँगा। तो मैं मंदिर के लिए निकल गया सर। तो लगभग मुझे लग रहा है 500 से 700 मीटर की दूरी पर होगा कि देखा कि पीडीएफ आ गया है। तो मैंने उसी समय बीच रास्ते में अपना रिजल्ट सर्च किया, तो वहीं पर जब वो चीज़ें दिख गई कि हाँ, नाम और रोल नंबर सेम है, तो मैं पहले आश्वस्त हो गया 2 से 3 बार कि हाँ, यह मेरा ही है। जब मैं आश्वस्त हो गया तो सर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ आया हूँ अपने घर और सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया? और दौड़ता हुआ सर आया और अपने मम्मी को गले लगा लिया और उनको बोला कि माँ, आपका बेटा ऑफिसर बन गया अब। तो ये जो क्षण थे सर, ये मुझे लग रहा है कि अभी तक के सबसे बेस्ट क्षण है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी आँखों से बहुत आँसू बहते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। ये जो एक सुखद संयोग होता है, अमूमन आँखों में आँसू रहता है तो चेहरे भी उस तरह के होते हैं, लेकिन ये जो संयोग होता है, वह संयोग की मुझे प्राप्ति हुई। उसके बाद सर पापा मेरे पूजा करा रहे थे उस समय किसी किसी के घर में। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, रोने लगा। तो पापा को लगा कि इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो पापा बोले, "ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत करेंगे।" मैं रोते हुए पापा को बोला, "पापा रिज़ल्ट आ गया है।" मैं बहुत रो रहा था और एक छोटा बच्चा कैसे होता है 3 से 4 साल का कि पापा घर आओ, जल्दी आओ, पापा घर आ जाओ, मैं बहुत मतलब आपका मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसी तरह का एक माहौल था, मैं बोलूँगा कि मैं बहुत रो कर के पापा को बोला, "पापा जल्दी आ जाओ, मतलब किसी भी तरह से करके आप जल्दी आ जाओ।" तो उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और वो फिर पूजा करा कर के तुरंत घर आ गए। उसके बाद जब वो मम्मी-पापा से मैं मिला, उनसे मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत लंबे समय तक उनको हग किया, प्रणाम किया। पापा आए, वो भी बहुत रोने लगे, अपने संघर्षों के दिन याद करने लगे कि एक टाइम पे खाने की भी लाले पड़े हुए थे। मम्मी भी अपने संघर्ष के दिन याद करने लगी। तो ये चीज़ें चली, फिर आस-पास के लोग आने लगे, जुटने लगे, बधाइयाँ देने लगे, फ़ोन फिर बहुत आने लगे।
उसके बाद सर ये 1-2 घंटा हुआ, उसके बाद फिर मैं मंदिर चला गया, वहाँ पे 1-2 घंटे रहा, अपने आप को महादेव को मैंने प्रणाम किया, उनको उनका अभिनंदन किया क्योंकि उनका आशीर्वाद है सर। तो उसके बाद वहाँ पे 1-2 घंटे रह करके अपने आप को शांत करते हुए कि आगे अब किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। तो उसके बाद सर फिर मैं घर आया और फिर मिठाइयाँ खाई। तो ये अमित ठाकुर हैं और बांका जिला के रहने वाले हैं और इनका सुन के काफी अच्छा लगता है। पिताजी पूजा पाठ कराते हैं और संघर्ष का दिन भी बता रहे हैं कि खाने पर भी आफत रहता था कभी कभी एक टाइम। और इनका सुन के कि कैसे रिजल्ट आया, तैयारी का भी स्ट्रेटजी काफी मुझे तो काफी पसंद आया है कि सच में ऐसा स्ट्रेटजी रखना चाहिए। तो अमित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना और हम आशा करेंगे कि इसी तकनीक और बुद्धि का आप प्रयोग करेंगे बिहार में अपनी सेवा देने के दौरान। इसके साथ साथ ये भी हम आशा करेंगे कि आपका जो सपना है आईएएस बनने का, वो देवाधिदेव महादेव जरूर पूरा करे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए अमित जी। धन्यवाद सर, आपने समय दिया मुझे और अपनी बातें रखने का मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए। तो ये हम लोगों का एक नियम बना है कि, और मैं उन सभी युवाओं को, कल मैं जब अपने गांव गया हुआ था तो युवाओं में भी बेचैनी थी। मैं अपनी शिक्षा का एक बता रहा हूँ कि मेरे गांव में 5वीं बीपीएससी में इसके पहले चयन हुआ था, उसके बाद ये 67वीं बीपीएससी में चयन हुआ था, एक लंबे अंतराल के बाद। तो ये मेरे लिए सर व्यक्तिगत जश्न का माहौल हो सकता है, लेकिन ये गांव के लिए दुखद माहौल है। तो और मेरे गांव जैसे और भी सारे गांव हैं जहां पर इस तरह की सफलताएं मिलनी चाहिए, जहां पे इस तरह के मोटिवेशन मिलने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी अगर किसी भी कुछ टिप्स से अगर किन्हीं को कुछ फायदा हो रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, तो इसके लिए तो मैं मानूंगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुझे एक और एक बहुत और मैं एक और मैं आपसे चाहूंगा कि जो साथी आपके साथ इंटरव्यू दिए नहीं हो पाया, फिर जो तैयारी कर रहे हैं, डरते भी हैं कि इतना बड़ा एग्जाम, इतने कैंडिडेट, इतना बड़ा सिलेबस, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो एक ऐसा लगता है ना कि जैसे पहाड़ से हम सीधा गिर गए हैं। फ्री में गिरना एक लगता है कि फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से गिरना होगा, जहाँ पे आप उठ करके फिर खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये तो पहाड़ से गिरना होता है, जहाँ पे आपके पास इतने जोर से आप गिरे होते हैं कि आपको फिर दूसरे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ में जो तैयारी कर रहे थे वो काफी टूट चुके थे सर। तो मैंने उनको बोला कि ये टूटने की बात नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली होती है तो हमारे साथ कुछ गलत होता है। तो मैंने बोला कि हो सकता है कि आपका ये 2024 वाले में आईएएस में चयन होने वाला हो, और इसलिए ये सफलता ना मिला हो। तो ये चीजें आप पॉजिटिव वे में देखो। कहना सर बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी तरीके से आप मोटिवेट हो, पढ़ाई के लिए लगे आप। और यह सर सिविल सेवा का सर ऐसा चक्र है ना कि आप किसी भी स्तर पे गिरते हैं तो फिर आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय फिर से लग जाता है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना होता है, ये धैर्य की भी परीक्षा है सर। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा समय आए तो शांत रहिए और विनम्र रहिए, और बुरा समय आए तो शांत रहिए और धैर्य रखिए। धैर्य रखिए, बिल्कुल वो दिन आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, तो सर मैंने वो बोला 2022 की मैंने प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से करी थी। जब मैं देखता था कि मेरे ही साथी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भगवान को बोलता था कि कहीं तो मुझे मेंस लिखने का मौका दे दो। मैंने क्या मेहनत नहीं करी है आपके लिए? मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए मेहनत नहीं करी है? तो शायद उन्होंने सुना, उस चीज़ को समझा, शायद मुझे बिहार में मेंस लिखने का मौका मिला। तो मैं वही बोलूँगा, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है, अगर आपका नीयत साफ है, अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, अगर आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ दूसरे की पढ़ाई को भी मदद करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छी नीयत रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद पर और भगवान पर, जो भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास रखें। वो आपको सही समय पे सही चीज़ें ज़रूर देगा। तो सही समय पर सही चीजें आपको जरूर मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अगर आप पूरे ईमानदारी से सिविल सेवा का तैयारी करते हैं तो सफलता मिलती ही है। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलता है तो उसके बदले में आपको बहुत प्यारी चीजें मिलती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सिविल सेवा में आप अच्छे से तैयारी किए और आपका चयन नहीं हो पाया तो आप एकदम से बर्बाद हो जाते हैं, जैसा दिमाग में आता है तैयारी करते समय कि हम तो किसी लायक नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको भगवान जो है, ये कहा जाता है कि अगर इसमें नहीं भेजे तो आपको कोई ना कोई अच्छे काम के लिए ही रखे होंगे। पेशेंस रखें। इन्होंने कहा कि पहाड़ से गिरने वाली स्थिति होती है
और पहाड़ से गिर के भी जो खड़ा हो जाए, फिर तैयार रहे आगे के लिए, वही है सिविल सेवा का जज्बा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है, अपने आप को आप टूटने न दें, मजबूती के साथ खड़े रहें और फिर आगे के लिए आप पूरे जोश से लग जाएं। हमारे साथ अमित ठाकुर थे, काफी अच्छा लगा इनसे बात करके, मुझे काफी प्रेरणा मिली है इनके तैयारी, इनके जोश से, इनके रणनीति से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।